नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बंसल न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अस्मिता और हमारा खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा देख रहे हैं आप। और आज का हमारा मुद्दा है सृजन में जुटी कांग्रेस, हाई है संगठन का जोश। छत्तीसगढ़ में संगठन बदलाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस जमकर एक्सरसाइज कर रही है। सत्ताधारी पार्टी मंडल के बाद जिलों में अपना संगठन विस्तार कर रही है, तो कांग्रेस युवा और नए चेहरों के साथ संगठन को फिर से खड़ा करने की तैयारी में है, जिसने प्रदेश का सियासी पारा भी काफी ज्यादा हाई कर दिया है। इस पर देखिए खास रिपोर्ट। कांग्रेस की लगातार हार, अब करेगी संगठन विस्तार। बीजेपी में भी जारी है इंतजार, नए पुराने चेहरे जिम्मेदारी के लिए तैयार। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के दिल्ली दौरे के बाद संगठन में बदलाव की अटकलें तेज हो गई हैं। संगठन सृजन के तहत मंडल स्तर पर बदलाव किए जा रहे हैं, जिसके लिए बड़े नेताओं को अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बड़े नेता एक नाम पर सहमति बनाकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेज रहे हैं, जिसके बाद नामों पर मुहर लगती भी नजर आएगी। दिल्ली से लौटे दीपक बैज ने कहा कि जल्द ही संगठन में बदलाव होंगे। बिल्कुल, अभी तो नेक्स्ट इसके बाद बूथ करेंगे, बूथ के बाद ब्लॉक, फिर जिला। तो इस तरह से अब संगठन सृजन का काम छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने शुरुआत की है। तो पार्टी चाहता है कि नीचे बूथ से लेकर प्रदेश तक मजबूत हो, इसलिए संगठन सृजन का काम पार्टी ने शुरुआत कर दी है। इधर बीजेपी संगठन विस्तार के मामले में कांग्रेस से 2 कदम आगे चल रही है। मंडल के बाद जिलों में नियुक्तियां की जा रही हैं। हालांकि प्रदेश में किरण देव की नई टीम का इंतजार जारी है। इस बीच सियासत भी खूब हो रही है। कांग्रेस के संगठन बदलाव को लेकर बीजेपी निशाना साध रही है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा का कहना है कि कांग्रेस में केवल 4 लोग सब कुछ तय करते हैं, उनका फरमान इटली से आता है। हमारे यहाँ बड़ी संख्या होती है, बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, उनको आपस में बैठकर 4 लोगों को तय करना होता है। तो दोनों के गठन की प्रक्रिया में फ़र्क है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से भारतीय जनता पार्टी में नीचे से चुनते हुए आकर के फिर अंतिम चुनाव होता है, और इसलिए उसमें थोड़ा समय लगता है। बाकी उनका तो ऐसा है कि आदेश ले आना है इटली से या कहीं से और फाइनल हो जाएगा। कांग्रेस उदयपुर फार्मूले के साथ ही रायपुर अधिवेशन में लिए गए फैसले पर संगठन बदलाव कर रही है। नई कांग्रेस में नए और पुराने चेहरे देखने को मिलेंगे। हालांकि इसे लेकर सियासत भी खूब हो रही है। बहरहाल सृजन में जुटी कांग्रेस संगठन में जोश भर पाएगी, ये बड़ा सवाल है। शिखर दिवांगर, बंसल न्यूज, रायपुर। तो मुद्दा देखा आपने और आज की ये बहस कई सारे सवालों के इर्द गिर्द केंद्रित है। बंसल न्यूज के सुलगते सवाल से भी आपको रूबरू करा देते हैं, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। सवाल नंबर 1, क्या संगठन सृजन में जुटी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भर पाएगी? सवाल नंबर 2, क्या कांग्रेस का उदयपुर फॉर्मूला संगठन में सामंजस्य स्थापित करेगा? आखिरी सवाल, संगठन विस्तार का इंतजार कर रही बीजेपी के कांग्रेस से सवाल कितने जायज हैं? ये वो सवाल है जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा होगी। आज के हमारे मेहमान हैं तौकीर रजा, बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अजय गंगवानी जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और डॉक्टर अनिल द्विवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अजय गंगवानी जी, आपके पास खूब गाना गाया जा रहा है संगठन में बदलाव का, संगठन में नियुक्तियों का। गाना तो गाया जा रहा है सर, लेकिन ये गाना तराने में कब तब्दील होगा? क्योंकि आपके कार्यकर्ताओं को भी शायद इंतजार होगा। अस्मिता जी, देखिए, हमने कांग्रेस पार्टी ने वर्ष जो 2025 है इसको संगठन वर्ष घोषित किया है। अगले 3 माह में एक लक्ष्य को लेके पूरी ब्लूप्रिंट, एक पूरा रोड मैप लेके हम चल रहे हैं। अभी जितने भी जो हमारे ब्लॉक प्रभारी और जिला प्रभारियों की नियुक्ति की जा चुकी है। हमारा ये पूरा प्रयास है कांग्रेस पार्टी का। 21,000 बूथ कमेटियां हैं, हर बूथ में 10 लोगों की कमेटी बनाई जाए। 1200 से ज्यादा मंडल समितियों में गठन की तैयारी चल रही है। अलग अलग सेक्टर प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। 309 ब्लॉक पे 309 ब्लॉक प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। इसके साथ साथ जिला प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं। पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हम लोग पालन करते हैं। हर प्रभारी वहां के वरिष्ठ नेताओं की सहमति से, वहां पे कार्यकर्ताओं से चर्चा के बाद पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से बूथ से लेकर ब्लॉक कमेटियों का चयन किया जाएगा। माननीय राहुल गांधी जी की इच्छा के अनुरूप जिलाध्यक्ष को हम पहले से बेहतर ढंग से, मजबूत ढंग से, तो जिलाध्यक्ष के लिए एआईसीसी ऑब्जर्वर नियुक्त किए जाएंगे, जो सब लोगों से चर्चा के बाद, विचार विमर्श के बाद ये न्यायिक सत्ता पक्ष का कहना है कि इटली से फरमान तय होता है, 4 लोग सारे नाम तय करते हैं। उस पर भी आपका एक कमेंट चाहूंगी सर।
देख मैं वही कहना चाह रहा हूँ, विजय शर्मा जी वरिष्ठ नेता है, मैं तो पूछना चाहता हूँ आपके प्रदेश अध्यक्ष सीने जी की जब यहाँ नियुक्ति की जा रही थी 3 से 4 लोगों ने फॉर्म भरा। मैं तो पूछना चाहता हूँ जब दिल्ली के एसी चैम्बर से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी लिफाफे में नाम भेज देते हैं कि भैया सीने जी अब आपके प्रदेश अध्यक्ष होंगे, अकेले रेस में दौड़ते हैं और सीधा वो अध्यक्ष बन जाते हैं। ये जो राजनीतिक पाखंड करते हैं, पार्टी विद डिफरेंस, कैडर बेस्ड पार्टी, अनुशासनात्मक पार्टी, ये सिर्फ और एक राजनीतिक पाखंड ढोंग है। मैं तो पूछना चाहता हूं मेरे भाजपा के प्रवक्ता मित्र से, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ा, क्या कोई चुनाव हुए, किसी से पूछा गया, कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन किया गया? ठीक है, जवाब ले लेते हैं सर। तौकीर रजा जी, अगर कांग्रेस के फरमान इटली से आते हैं, ठीक है सर, जब आपके ही सवाल का जवाब लेंगे, तो बीजेपी के फरमान कहां से आते हैं? क्योंकि ना तो कैबिनेट का विस्तार हो रहा है, ना तो प्रदेश अध्यक्ष की नई टीम बनी है, लगातार देखिए आपकी सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, उसके बावजूद भी इतनी देरी। आप सभी को, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, ये संगठन हमारी जो शक्ति है, हमारे संगठन ही सबसे बड़ी शक्ति है। और हमारा जो नारा है कि संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, तो हमारा जो नारा है राष्ट्र सर्वोपरि और विकास सर्वोपरि के हिसाब से कार्य करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। इनका क्या नारा है? इनका संगठन का जो मामला है, संगठन सृजन की बात करते हैं। मुझे तो लगता है ये संघर्ष सृजन कर रहे हैं। आज पार्टी में इनकी स्थिति ये है कि कोई इनके यहाँ देखने वाला नहीं है, सब छोड़ के भाग रहे हैं। जैसे बोलते हैं ना, नाव में छेद हो जाए तो सबसे पहले चूहे भागते हैं, वो स्थिति आज इनके यहाँ हो रही है और भागे जा रहे हैं। तो ये बताता है कि इनके यहाँ गुटबाजी हावी है, इनके यहाँ कोई संगठन नाम की कोई चीज ही नहीं है। और अगर कोई आदेश आता तो सीधे दिल्ली हो या दिल्ली से ऊपर इटली या कहीं और से आता होगा, या आप भी जानते हैं किस प्रकार से आता है। हमारे यहाँ बूथ लेवल से कार्य होता है, बूथ, उसके बाद पन्ने के बाद शक्ति केंद्र प्रभारी, उसके बाद जिला, मंडल के बाद जिला, और उसके बाद आपके जो है प्रदेश की बात करते हैं, उसके बाद राष्ट्रीय। हम लोग इस प्रकार से कार्य करते हुए अभी तक हमारा मंडलों का गठन हो चुका है। अब जिलों में गठन की तैयारी चल रही है, जिलों में कुछ जिलों की डिक्लेरेशन हो चुके हैं, और उसके साथ साथ एक आध दो जिले बचे, जैसे हमारा रायपुर जिला भी बचा है, उसमें भी जल्दी घोषणा 2-4 दिन में हो जाएगी, और प्रांत की भी बहुत जल्दी घोषणा। लेकिन इस बीच ये भी कहा जा रहा है सर कि बीजेपी में भी सब कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए 2 मंत्री पद जो खाली है वो नहीं भरे जा रहे हैं, नाम सामने नहीं आ रहे हैं। देखिए, ये हाईकमान का मामला है, उसमें कोई टीका टिप्पणी कोई भी नहीं कर सकता। इवन हमारे मुखिया या हमारे संगठन के प्रमुख लोग भी नहीं कर सकते। ऊपर से जब सारी चीजें होंगी, तय होके आएंगी, लेकिन पद खाली नहीं है। पद तो कहीं ना कहीं है ना। अगर आप ऐसा बोले तो मुखिया के साथ साथ 10 मंत्री भी हैं, तो 10 मंत्री संभाल रहे हैं उस विभाग को। यह है कि और भी लोगों को बंटना है, तो वो भी हमने बोल दिया, कुछ तय हुए हैं उसमें नियम कायदे, उसमें बस निर्णय होना बाकी है। तो वो भी बहुत जल्दी आपके सामने आ भी जाएगा, और संगठन भी जल्दी 2-4 दिन में हमारे, मेरे को लगता है किसी हफ्ते। ठीक है। अनिल द्विवेदी जी, आपके पास आऊंगी। छत्तीसगढ़ की राजनीति को बड़े ही करीब से आप देख रहे हैं सर। ठीक है, जिस प्रकार से इनके हावी, हमारे ये सब चीजें नहीं चलती। ठीक है अनिल द्विवेदी जी, बहुत ही करीब से आपने छत्तीसगढ़ की राजनीति को देखा है, और संगठन में बदलाव की जो बात की जा रही है, खासकर कांग्रेस की बात करें, 2 अधिवेशन हुए, उसके बाद अब दीपक बैज का भी लगातार दिल्ली दौरा, कैसे देखते हैं आप? क्या ये बदलाव कांग्रेस जो इतने सारे चुनाव हारी है उसे पुनर्जीवित करने में साबित होगा, या कुछ और ही आगे आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा? बिल्कुल स्मिता जी, आपने जो सवाल उठाया है, मैं उसके संदर्भ में ही अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, संगठन को चलाने के लिए, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए नई टीम की जरूरत होती है। अब बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष किरण देव बन गए हैं, उनको भी अपनी टीम बनानी है। लेकिन जैसा कि वहाँ एक चुनावी प्रोसेस है कि पहले मंडल अध्यक्ष, फिर निचले स्तर पर, जैसा कि बताया रजा जी ने, तो ये एक प्रक्रिया होती है और बीजेपी उसी प्रक्रिया पर आगे बढ़ रही है। ये जरूर है कि थोड़ा सा लेट हो रहा है मामला, क्योंकि किरण देव सिंह ने पहले भी अपनी पार्टी, अपनी भी टीम नहीं बना पाए थे, और इस बार भी अभी टीम बनाने में उनको समय लग रहा है। लेकिन सत्ता के चलते जो पार्टी चलती है, निश्चित तौर पर उसके सामने चुनौतियां होती, बहुत सारा सामंजस्य बनाना पड़ता है। अब संगठन, भाजपा के संगठन के बहुत से लोग सत्ता में चले गए, निगम मंडल में एडजस्ट हो गए, विधायक बन गए हैं, मंत्री भी बन गए हैं, तो संगठन को चलाने के लिए नई टीम की जरूरत होती है। और हमें याद रखना चाहिए कि संगठन महामंत्री जो पवन साय
पवन साय जी हैं, उन्होंने जो है पूरी मेहनत की। पिछली बार भी जब वो संगठन मंत्री बने, उन्होंने इतनी अच्छी टीम बनाई कि उस टीम ने भाजपा की सत्ता में वापसी कर दी थी। और ऐसी ही टीम वो चाहेंगे कि जिसको बोलते हैं जादुई टीम, वो टीम भी इस बार बनाना चाहेंगे ताकि अगली बार भी सत्ता बनाने का रास्ता साफ हो। और इसके लिए पवन साय जी जो है एक एक चेहरे पर फोकस कर रहे हैं और समर्पित, मेहनती और ऐसी टीम को तैयार करने की तैयारी पवन साय जी कर रहे हैं। जहां तक कांग्रेस की बात है, दीपक बैज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, सचिन पायलट प्रभारी हैं, और लगातार पार्टी ने जिस तरह चुनाव हारे हैं, जिस तरह संगठन में नए चेहरों की दरकार की जा रही है, मुझे लग रहा है कि उनको भी एक नई टीम की जरूरत है। लेकिन यह टीम जल्दी बनाना होगा, ये टीम नई जिम्मेदारी देनी होगी, खासकर जो युवा चेहरे हैं, खासकर जो अनुभवी चेहरे हैं, जिन्हें सत्ता में रहते हुए कुछ नहीं मिला। 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन उन्हें जिन लोगों को सत्ता में रहते हुए कुछ नहीं मिल पाया, उन्हें अब संगठन में एडजस्ट करने की जरूरत है। इसलिए दीपक बैज चाहे वो कांग्रेस अध्यक्ष हो, चाहे सचिन पायलट हो, उनके सामने ये चुनौती होगी कि टीम ऐसी बनाई जाए जो विपक्ष की भूमिका अच्छे से निभा सके, जो निचले स्तर पर जाकर पार्टी में एक जान फूके और ऐसे कार्यकर्ता खड़े हों जो वास्तव में पार्टी के लिए काम करते रहे हों। ऐसी टीम बनाने की जरूरत है। मुझे लग रहा है कि दोनों नेता इसमें सक्सेस होंगे तो भाजपा में भी अच्छी टीम की जरूरत है, कांग्रेस में भी अच्छी टीम की जरूरत है। इसमें वो पार्टी ज्यादा जल्दी बाजी मारेगी, ज्यादा अच्छा परिणाम देगी जो पहले टीम बना करके मैदान में। और लगता है कि 29 की तैयारी अभी से शुरू कर दी है, क्योंकि बहुत जरूरी है। बीजेपी को सत्ता में काबिज रहना है, कांग्रेस को अपनी खोई हुई सत्ता वापस लानी है, तो काफी महत्वपूर्ण है दोनों ही पार्टियों के लिए। अजय गंगवानी जी, कई सारे फॉर्मूले अपनाए गए दोनों ही, अगर हम कार्यक्रमों की बात करें, उदयपुर की या रायपुर की, कई सारी टेक्निक्स की बात की गई, फॉर्मूलाज की बात की गई, लेकिन जो पुराना रोग कांग्रेस का कहा जाता है गुटबाजी, वो जस की तस है। इस गुटबाजी से आप कैसे निजात पाएंगे? इस गुटबाजी का क्या कुछ सॉल्यूशन है आपके पास? अस्मिता जी, आपके कुछ एक दो प्रश्न तो जोड़ लीजिए ताकि मैं बोलना शुरू करूं। बीच में मेरे से प्रश्न न पूछे, कुछ प्रश्न तो जोड़ लीजिए। अगला 2 मिनट मेरा यही सवाल है, गुटबाजी। ठीक है, मैं बिंदु पर बात करता हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। मिशन 2028 को लेके एक पूरी ब्लूप्रिंट, एक पूरी रोड मैप, एक कार्ययोजना लेके हमारा कांग्रेस पार्टी, हमारा संगठन पूरी ईमानदारी से लगातार यह प्रयास कर रहा है कि बूथ से लेके जिला अध्यक्ष की सारी अगले 3 महीने में एक पूरी टीम बना ली गई है। अगले 3 महीने पूरा संगठन एक नए सिरे पर मजबूत टीम के साथ खड़ा होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है गुटबाजी अंतर्गत है कि आप बात कर रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि आपके किरण सिंह जी के सगे भतीजे मनोज देव आज वो जगदलपुर से पार्टी छोड़ देते हैं। आपके खैरागढ़ के जिला उपाध्यक्ष गिरिराज किशोर दास पार्टी छोड़ देते हैं। आपके जगदलपुर के कार्यकर्ता, आपके नेता आपके भाजपा के कार्यालय में ताला लगा देते हैं। आपके छोटा सा मंडल चुनाव होता है, आपकी जिला उपाध्यक्ष की महिला रोते हुए वीडियो वायरल होता है कि वरिष्ठ नेताओं की सिफारिश पे लिफाफे पे जिस व्यक्ति का नाम आता है उसको मंडल अध्यक्ष बना देते हैं। एक छोटे से मंडल अध्यक्ष चुनाव में इतना सिफारिश तंत्र, इतना रिमोट कंट्रोल तंत्र, इतना लिफाफा तंत्र चल रहा है, तो बड़े पद की तो बात छोड़ दीजिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इनके जो जिला भाजपा युवा मोर्चा के रवि भगत जी हैं, जो सोशल मीडिया पे स्पष्ट रूप से डीएमएफ फंड पे, सीएसआर फंड पे स्पष्ट रूप से आरोप लगाते दिखते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का नोटिस देती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, आपने मेरे मित्र उनसे पूछा स्पष्ट रूप से कि भैया 19 महीने हो गए, 2 मंत्री पद खाली है। मेरे मित्र खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि आला कमान का मामला है, जबकि संवैधानिक प्रक्रिया क्या कहती है, अगर मंत्रिमंडल का विस्तार जो है माननीय मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। लेकिन खुद मेरे मित्र चैनल इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री के चल नहीं रहे। एक सीधे साधे बोले आदिवासी नेता को रिमोट कंट्रोल से चलाया जा रहा है। आज दिल्ली के एसी चैम्बर में माननीय मोदी और अमित शाह निर्णय लेंगे कौन मंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा। अब तो मैं पूछना चाहता हूँ, आपके जो वरिष्ठ नेता है, चाहे अजय चंद्राकर हो, धर्मलाल कौशिक हो, राजेश मूणत हो, अमर अग्रवाल हो, रेणुका सिंह हो, पुन्नूलाल मोइल हो, सारे वरिष्ठ नेताओं को साइलेंट क्यों कर रहे हैं? अभी जो मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल रही है, अभी भी जो 3 नाम आ रहे हैं वो आपके गजेंद्र यादव, राजेश अग्रवाल और गुरु खुशवंत साहब, अभी भी इन सारे वरिष्ठ नेताओं जिनका मैंने नाम लिया, इनका नंबर आने वाला नहीं है। ये बेचारे जैकेट कुर्ता सिला के रखे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूँ, ये जो पार्टी विद डिफरेंस, केडरलेस पार्टी, अनुशासनात्मक पार्टी होने का जो राजनीतिक पाखंड और ढोंग करते हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया दूर दूर तक नजर नहीं आती है। ये तो स्पष्ट रूप से दिखता है
कि भैया रिमोट कंट्रोल से सरकार चल रही है, लिफाफे तंत्र से तो नाम आएगा। ठीक आने है, वाले जवाब जितने ले लेते हैं संगठन जी, के ठीक पद है नियुक्ति कर दी गंगवानी जाएगी। जी, जवाब ले लेते हैं। आपने 2-4 नाम गिनाए, तौकीर रजा जी इसका जवाब भी दीजिएगा। और एक बड़ा सवाल अजय गंगवानी जी ने उठाया है, कैडर बेस पार्टी, आला कमान वाला सिस्टम आपके यहाँ भी हो गया है, जबकि बीजेपी तो अपने आप को ग्रास रूट की पार्टी कहती है, फिर भी इंतजार ऊपर से ही। और मंत्रिमंडल के विस्तार में मुख्यमंत्री की क्यों नहीं चले, पूछ लीजिए मेरे मित्र तौकीर से। रजा जी, देखिए ऐसा है, इनकी आवाज़ थोड़ी खरखरा रही है, इसलिए मेरे को सुनाई नहीं दिया बहुत सारी बातें, लेकिन मैं इन कुछ शब्दों में इनको जवाब दे दूं। देखिए है कैडर बेस्ड पार्टी, ये कभी नहीं बन सकती। हमारी कैडर बेस्ड पार्टी है तो वाकई में ग्रास रूट से काम करती है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि किस प्रकार से बूथ लेवल से काम हम करते आ रहे हैं, और आज उसके बाद पन्ना या शक्ति केंद्र प्रभारी बनाते हुए मंडल और मंडल से हम आगे बढ़ रहे हैं, उसी की नकल करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। और आप किस मुंह से बात करते हैं साहब? आपके नेताओं को तो आपके धनेन्द्र साहू जी और सत्यनारायण शर्मा को किनारे कर दिया था, विधायक को याद करिए जरा, भूल गए क्या? किस मुंह से बात करते हो साहब? अरे आप लोगों ने किस प्रकार से अनादर किया है अपने नेताओं का, तो ये सब जानते हैं। और आप सीताराम येचुरी को कैसे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते उठा के फेंक देते, बाथरूम पहले बंद करे, उसके बाद उठा के जब चिल्लाने लगे तो उठा के कार्यालय से बाहर कर दिया, जबकि वो आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष था, चुनाव भी नहीं हुआ था किसी दूसरे के लिए। तो आप अपने गिरमान में झाके साहब, हमारे इस प्रकार से काम नहीं होती। विरोध कोई कर सकता है, लेकिन हमारा परिवार है, विरोध करता है तो हमारा परिवार की समस्या हमने सुलझाई भी है और आगे भी सुलझाएंगे। लेकिन सवाल यही है ना कि आप पर जब बात आती है तो आपने परिवार का जिक्र किया, लेकिन जब विपक्ष ये सवाल पूछता है तो आप इटली का शवगुफा बार बार दोहराने लगते हैं। मेरे से कहा आपने जी, नहीं, आपसे सवाल पूछा तो आपने कहा कि बीजेपी एक पार्टी है, पूछ लीजिए मेरे मित्र से। बीजेपी एक पार्टी है, लेकिन विपक्ष के लिए इस तरह की बातें क्यों कही जाती है कि इटली से आते हैं वहां पे नाम और इत्यादि बातें? तौकीर रजा जी, देखिए एक्चुअली क्या है, ये इस बात को समझ ही नहीं सकते कि पार्टी विद डिफरेंस हम किस प्रकार से कार्य करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आप अनारगल आरोप लगा के सिर्फ आप क्या बताना चाहते हैं? आप देखिए ना, अपने भी गृहमान में जाके, संगठन का मामला, हमारे संगठन का जवाब हम दे रहे हैं और आप अपने संगठन का जवाब दीजिए ना भाई। और अगर आप ऐसा आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे तो मेरे पास तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें हैं। आपके समय में तो ये स्थिति थी कि आपके यहाँ तो सिक्योरिटी हटा दी गई थी आपके विधायक को भूपेश बघेल के समय में, और उसके बाद हमला भी हो गया था, बताते भी नहीं कि मेरे पास सुरक्षा चाहिए, लेकिन वो सुरक्षा ही हटा दी गई और आपके विधायक के ऊपर हमला हो गया था। तो ये सब आपके यहाँ चलता साहब, हमारे यहाँ नहीं चलता। हम काम कर रहे हैं और आने वाले समय में जो टीम अभी बनने जा रही है, माननीय अनिल द्विवेदी जी ने भी बहुत अच्छी बात बताई कि कुछ लोगों को जो शासन में नियुक्तियां दी गई हैं, तो उसके बाद जो बचे हैं नई टीम में नए चेहरे आएंगे और उसके साथ जो नए और पुराने के साथ समावेश करते हुए हमारी टीम आगे बढ़ेगी। और किस प्रकार से होगा ये बहुत जल्दी घोषणा हो जाएगी, बस थोड़ा धैर्य रखिए। मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाली जो टीम हमारी आएगी, जिस प्रकार से विक्ट्री बनाई है तीनों ट्रिपल इंजन की सरकार बनाते हुए, आने वाले समय में हम वैसी ही विक्ट्री की टीम हमारी तैयार हो रही है और आने वाले समय में हम फिर से 2028 और 2029 का भी चुनाव भी पूर्ण बहुमत के साथ जीतने जा रहे हैं। ठीक है, इसी कारण समझने की कोशिश करूंगी मैं आपका पॉइंट अनिल द्विवेदी जी से। अनिल द्विवेदी जी, कई सारे चुनाव देखे होंगे आपने और इस तरह के संगठन के विस्तार भी कई सारे देखे होंगे, क्या कहता है आपका अनुभव इस बार? किस हम कह सकते हैं किस नजरिए से, किस एंगल से नियुक्तियां होंगी? क्या देखा जाएगा? क्या कार्यकर्ताओं के बारे में देखा जाएगा, विचारधारा देखी जाएगी, किस तरह के समीकरण बैठाए जाएंगे? क्योंकि कुर्सी दोनों ही पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण है और क्योंकि देरी दोनों ही पार्टियों को हो रही है, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि जो पहले कर लेगा उसके लिए आने वाले समय में काफी ज्यादा ये काम आने वाला है, लेकिन नियुक्तियां नहीं हो रही है, होगी भी तो किस आधार पर होगी, क्या लगता है आपको? देखिए स्मिता जी, निश्चित तौर पर जब आप पार्टी की टीम बनाते हैं तो उसमें सारे समीकरण मायने रखते हैं कि आप जिन नेताओं को जिम्मेदारी दे रहे हैं वो विचारधारा के प्रति कितने आग्रही हैं, वो कितने रॉयल्टी है उनमें पार्टी के प्रति, वो पार्टी के में कितनी साल तक सेवा किए हैं। और इसलिए जब ये समीकरण गड़बड़ा करके जब आप टीम तैयार करते हैं तो उसका खामियाजा पूरी पार्टी को भुगतना पड़ता है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि दोनों ही राजनीतिक दल इसमें कोई चूक करेंगे। जो कार्यकर्ता, जो नेता सभी मापदंडों पर खरा उतरेगा उसे टीम में जगह मिलेगी और मिलनी भी चाहिए। दूसरी बात, जहां तक जब पार्टी जैसे भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में है,
निश्चित तौर पर आप बहुत अच्छा काम करते हैं, आप बहुत अच्छी योजनाएं संचालित कर देते हैं, आप बहुत अच्छा आर्थिक विकास कर देते हैं, सब तरह का डेवलपमेंट सरकार कर देती है। इसके बाद भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी आती ही है, क्योंकि आप सबको संतुष्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए अब पार्टी को यह जरूरत है, जो जनता के बीच कही जा रही है और जो नेता और कार्यकर्ता भी स्वीकार कर रहे हैं लेकिन वो कह नहीं पा रहे हैं, वो पूरा लब्बो लुआबू है कि जो 3 मंत्री पद खाली हैं, उन 3 मंत्री पदों को सरकार को जल्दी से भरना चाहिए। 1.5 साल से ज्यादा का समय हो गया है और अब आप विभागों के परफॉर्मेंस की बात आएगी। इसलिए वरिष्ठ, मैं अजय गंगवानी जी की बात से सहमत हूं कि आपको अब नए और पहली बार के चुने हुए विधायकों पर आपने भरोसा करके देख लिया, इसलिए अब आपको वरिष्ठ विधायकों को सामने लाना होगा, जिन्हें सत्ता का सरकार चलाने का अनुभव है, जिन्हें कार्यकर्ताओं की समझ है, जिन्हें जो है योजनाओं की सफलता का श्रेय दिया जाता है। ऐसे जो विधायक है, मैं नाम देना नहीं चाहूंगा, लेकिन बहुत ऐसे वरिष्ठ विधायक हैं जिनका मंत्री पद का अनुभव रहा है। ऐसे लोगों को अब मंत्री बनाने की जरूरत है। मैं फिर से दोहरा दूं कि पहली बार चुने हुए विधायकों को आपने 1.5 साल काम करके देख लिया है, इसलिए अब वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी पार्टी को, सरकार को देना चाहिए। और मुझे लग रहा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी इस पर उचित ध्यान देंगे। और इसके लिए जरूरत है ग्राउंड पर जाने की, ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ताओं से बात करने की। अजय गंगवानी जी, क्या कांग्रेस ग्राउंड लेवल पर पहुंच रही है? क्या आप उनसे बात कर रहे हैं? और क्या इस बार भी हम जंबो टीम देखेंगे जिसमें हर कोई हो, युवा भी हो, वरिष्ठ भी हो, महिलाएं भी हो? अस्मिता जी, देखिए, हमारे जो उदयपुर अधिवेशन हुआ, फिर रायपुर अधिवेशन हुआ, इसमें कांग्रेस पार्टी का आलाकमान ने, पूरे संगठन एक निर्णय लिया कि हमारे पूरे संगठन में आज जो वरिष्ठ नेता हैं, जो सीनियर नेता हैं, उनके अनुभव का लाभ लिया जाएगा, युवाओं के जोश और उत्साह को शामिल किया जाएगा, साथ में महिला की भी बराबर भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। मतलब सीनियर नेता, युवा, महिला, हर वर्ग के प्रतिनिधित्व का हम प्रयास कर रहे हैं। जो हमारे अधिवेशन में जो निर्णय लिए गए थे उसको धरातल पे लागू करने के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी, संगठन, हमारे आला कमान, हमारा केंद्रीय नेतृत्व लगातार प्रयास कर रहा है कि एक संतुलित टीम बनाई जाए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन किया जाए, विचार विमर्श पर एक बेहतर टीम बनाई जाए। देखिए, वरिष्ठ पत्रकार अनिल द्विवेदी ने इस बात को अंडरलाइन किया। मैं भी कहना चाह रहा हूँ कि भैया, आपका जो मंत्रिमंडल है उसमें वरिष्ठ नेताओं की जो कमी है, जिसका हरजाना कहीं ना कहीं छतरी की आम जनता भुगत रही है। हमने मीडिया के माध्यम से देखा कि 2 मंत्री, एक स्वास्थ्य मंत्री और महिला बाल विकास मंत्री को, और एक तीसरे मंत्री को भारतीय जनता पार्टी का आला कमान दिल्ली बुला के उनको स्पष्ट रूप से क्लास ली गई कि अपनी कार्य प्रणाली सुधारिए, विभागीय जो प्रणाली उसको बेहतर करिए और इस प्रकार के बयानबाजी न करिए जो मीडिया में चर्चा का विषय हो और भारतीय जनता पार्टी को सीधा नुकसान पहुंचे। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो गुटबाजी है, जो अंतर्कलह है, वो खुल के सामने आ चुकी है। ठीक है, तौकीर रजा जी, कुल मिलाकर कांग्रेस अब कमबैक करने के मूड में है अभी से। देखिए, मुझे जिस तरह से गंगवानी जी कह रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है 28-29 की, क्योंकि बहुत कुछ खो दिया है और अब खोने के लिए कुछ नहीं है। तो अब पूरे जोर लगाकर कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया जा रहा है, बातचीत की जा रही। क्या ये बीजेपी के लिए चैलेंज होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। बीजेपी को जो है कभी भी कांग्रेस हमारे लिए चुनौती नहीं रही। भले प्रयास करती रही, और आप भी जानते हैं छत्तीसगढ़ में इनकी स्थिति क्या है। और अभी तो आपने देखा भी था, विधानसभा चुनाव में जनता ने उन्हें उखाड़ फेंका, लोकसभा में उखाड़ फेंका, और नगरीय निकाय के चुनाव में भी आपको कांग्रेस को उखाड़ फेंका। तो ये इनकी दुरा स्थिति बनी हुई है। जिस प्रकार से इल्जाम लगा रहे साहब, पहले अपने गिरमान में झांकी। आपके तो सारे के सारे मुखिया से लेकर मंत्री तक सिर्फ भ्रष्टाचार के दलदल में गले तक फंसे रहे और सिर्फ भ्रष्टाचार करते रहे, और आज उनकी प्याज की जैसे परतें, भ्रष्टाचार की परतें निकलते आ रही हैं। ये क्या बताता है कि आप लोगों ने कोई 36 वादे की जगह एक वादा आपने पूरा नहीं किया, सिर्फ भ्रष्टाचार करते रहे। हमने काम किया है, और अगर हमारे किसी को कोई डांट पड़ दिया, ये कौन सी सूचना आपके पास से आ रही मेरे को नहीं मालूम, हमने तो कभी नहीं सुना किसी मंत्री को कोई किसी को डांट पड़ी हो। जरूर यह है कि हमारे यहाँ ट्रेनिंग का प्रोग्राम जरूर चलते रहे। कार्यकर्ता के लिहाज से और छत्तीसगढ़ की जनता के लिहाज से अगर हम देखें तो जल्दी करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी इंतजार होगा जिम्मेदारियों का। यहाँ पर 2 पद खाली है तो जनता को भी इंतजार होगा कि ये 2 पद भरे जाए। देखने वाली बात होगी कि कितना समय आप लेते हैं और किस तरह से आपकी रणनीति होती है। शुक्रिया सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार और कैबिनेट विस्तार, साथ ही नियुक्तियों को लेकर छत्तीसगढ़ में बहस तो छिड़ गई है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि कब तक नियुक्तियां होती है और कब किसे जिम्मेदारी कैसे मिलती है। फिलहाल आज का मुद्दा में इतना ही। दीजिए इजाजत, देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।